हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम भारत की नदियाँ पढ़ रहे थे। नदियों में आगे भी देखते हैं। दक्षिणी भारत की नदियाँ हमारी चल रही हैं। दक्षिणी भारत की नदियों में देखते हैं तो अगली नदी कौन सी नदी? गोदावरी हमने पढ़ा। अब नदी है कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की क्या विशेषता है, क्या नहीं है? सबसे पहले प्रत्येक नदी का हम पढ़ रहे थे उद्गम स्थान, उत्पत्ति स्थान की कौन सी नदी किस क्षेत्र से सबसे पहले निकलती है। उद्गम स्थान में यदि बात की जाए तो कृष्णा नदी की लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। कृष्णा नदी के डिटेल्स में हम देखते हैं दक्षिणी भारत की नदियों में। तो कृष्णा नदी जो है ये हमारा राज्य कौन सा था? बोलो, गुजरात। गुजरात के बाद ये राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हम देखते हैं तो उसके बाद में मुख्य रूप से ये राज्य कौन सा था? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद ये राज्य कौन सा था? केरल। केरल के बाद में इधर हम देखते हैं तो ये राज्य हमारा आ जाता है कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर देखते हैं तो ऐसे करके हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और इससे ऊपर हम देखते हैं तो ये राज्य कौन सा था? तेलंगाना। अब दक्षिणी भारत की नदियों में बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमारी आज की क्लास में कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान जो है वो कर्नाटक में, कहाँ में? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास है। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी यहाँ से निकलकर चली जाती है कौन से राज्य में? कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद ये नदी तेलंगाना, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में जाकर विलीन हो जाती है। ऊपर हमने पढ़ा था इस नदी में मुख्य रूप से गोदावरी नदी जो नासिक के 53 गांव से निकलकर तेलंगाना, महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, इन दोनों के बीच का क्षेत्र ही कहलाता था चावल का कटोरा। अब कृष्णा नदी के उद्गम स्थान की बात करते हैं तो कहाँ से? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर के पास महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? महाराष्ट्र। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास महाराष्ट्र से उद्गम होती है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई बोलो कितना है? कुल लंबाई है 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर कृष्णा नदी की कुल लंबाई है। कृष्णा नदी याद रखना दक्षिणी भारत की, कौन से भारत की? दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत की दूसरी लंबी नदी, दक्षिणी भारत की दूसरी लंबी नदी बोलो कौन सी नदी? कृष्णा नदी। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी हमने पढ़ा था कौन सी नदी? गोदावरी नदी। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी थी? गोदावरी नदी। लेकिन दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है वो कृष्णा नदी है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। अब कृष्णा नदी की आगे की विशेषता देखते हैं तो अपुआ क्षेत्र है दोस्तों। कहाँ से ये नदी बहती है? कृष्णा नदी का जो अपुआ क्षेत्र है वो सबसे पहले राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में जाकर यह विलीन हो जाती है। तो इसका अपुआ क्षेत्र बोलिए कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद ये नदी कहाँ पर जाती है? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद कृष्णा नदी जाती है तेलंगाना, तेलंगाना के बाद कृष्णा नदी है आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी का अपुआ क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। उसी लोकेशन में है जहां से गोदावरी है। कृष्णा नदी की आगे की विशेषता करते हैं तो कृष्णा नदी में मुख्य बातों की अगर बात की जाए तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां, कौन सी नदी? सहायक नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदियों में देखते हैं दोस्तों
तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा। कौन सी नदी? तुंगभद्रा, कोयना, कोयना। उसके बाद में है घटप्रभा, घटप्रभा। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मालप्रभा, मालप्रभा। कृष्णा की सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा। उसके बाद में है दूधगंगा। उसके बाद में है भीमा, मुसी, भूमा, भीमा व मुसी। मुसी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है, हैदराबाद। हैदराबाद शहर है वो बोलो कौन सी नदी के किनारे है? मुसी नदी के किनारे। तेलंगाना की राजधानी वर्तमान में हैदराबाद मुसी नदी के किनारे है। कृष्णा की सहायक नदियों में मुख्य नदियां तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा और मुसी। ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। कृष्णा नदी के किनारे बनी हुई परियोजनाएं कौन सी? सबसे मुख्य परियोजना कौन सी है कृष्णा नदी के किनारे? नागार्जुन। कौन सी परियोजना? नागार्जुन। नागार्जुन परियोजना है या नागार्जुन बांध है जो राष्ट्रीय परियोजना है। ये आंध्र प्रदेश में, कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे बनी हुई परियोजना है नागार्जुन परियोजना। हम इसे नागार्जुन सागर परियोजना भी कह सकते हैं या नागार्जुन परियोजना है। ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, सबसे मुख्य। उसके बाद में बात करते हैं तो श्रीशैलम बांध। कौन सा बांध? श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम परियोजना या श्रीशैलम बांध है। ये भी आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद में एक छोटा बांध अगर हम देखते हैं तो कृष्णा नदी के ऊपर एक बांध और है, अलमाटी बांध। कौन सा बांध? अलमाटी। अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध जो है दोस्तों वो कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के ऊपर एग्जाम लायक 3 बांध हैं। कौन कौन से? नागार्जुन सागर, नागार्जुन बांध या नागार्जुन सागर परियोजना जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध जो है वो कर्नाटक में कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। लेकिन सबसे मोस्ट जो है एग्जाम लायक वो नागार्जुन परियोजना या नागार्जुन सागर परियोजना है जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों नाम आया है किसका? नागार्जुन का। किसका नाम आया है? नागार्जुन का। ये नागार्जुन कौन थे? किसकी स्मृति में कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में जो बांध बना उसका नाम नागार्जुन रखा। देखेंगे दोस्तों नागार्जुन की बात करते हैं तो ये हमारे गुप्त वंश के, कौन से वंश के? गुप्त वंश के एक विद्वान थे। गुप्त वंश के विद्वान थे। क्वेश्चन आता है नागार्जुन किस वंश से रिलेटिव या संबंधित है? नागार्जुन दोस्तों गुप्त वंश से संबंधित एक विद्वान है। अगली इनकी विशेषता है नागार्जुन किस धर्म से थे? नागार्जुन बौद्ध धर्म से संबंधित है। नागार्जुन क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नागार्जुन भारत के महान विद्वान का उपनाम आता है दोस्तों, तो इनका उपनाम है बौद्ध धर्म का सेंट पॉल। किसका सेंट पॉल? बौद्ध धर्म का सेंट पॉल। बौद्ध धर्म का सेंट पॉल नागार्जुन कहलाते हैं जो गुप्त वंश के बौद्ध धर्म के एक महान विद्वान हुए जिनको उपनाम है बौद्ध धर्म का सेंट पॉल। आगे दोस्तों इसमें देखते हैं हम तो नागार्जुन की बात यदि की जाए तो ये किससे संबंधित है? नागार्जुन है ये आयुर्वेदाचार्य। क्या थे? आयुर्वेदाचार्य। अर्थात
ये प्राचीन भारत के गुप्त वंश के एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, आयुर्वेदाचार्य थे। नागा अर्जुन ने विश्व में सबसे पहले क्या किया था? नागा अर्जुन ने शून्यवाद सिद्धांत का उल्लेख किया था। शून्यवाद सिद्धांत, क्वेश्चन ये है, शून्यवाद सिद्धांत किसने शुरू किया? तो शून्यवाद सिद्धांत के जनक, शून्यवाद सिद्धांत को स्थापित करने वाले कौन है? नागार्जुन। बोलो कौन है? नागार्जुन। शून्यवाद सिद्धांत के जनक जो है वो नागार्जुन है। लेकिन याद रखेंगे दोस्तों, शून्य का उल्लेख, शून्य, जीरो का उल्लेख या खोज या आविष्कार किसने की है? शून्य की उल्लेख गणित में, शून्य या जीरो का उल्लेख सर्वप्रथम भारतीय विद्वान आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट भी याद रखेंगे दोस्तों, गुप्त काल के एक महान भूगोलवेत्ता, गणितज्ञ थे। इन्होंने, आर्यभट्ट ने शून्यवाद से शून्य शब्द का उल्लेख किया है, शून्य जीरो की खोज की है, जबकि शून्यवाद सिद्धांत के जनक है नागार्जुन। अब नागार्जुन की बात करते हैं तो नागार्जुन का संबंध एक आयुर्वेदाचार्य से था। ये एक चिकित्सक थे। इन्होंने सर्वप्रथम विश्व में पारे की भस्म बनाने की विधि का आविष्कार किया था। इन्होंने सिद्ध किया था कि सभी धातुओं में, खनिजों में नहीं, सभी धातुओं में रोग निवारण शक्ति पाई जाती है। सभी धातुओं में रोग निवारण, रोगों को रोकने की शक्ति पाई जाती है, निवारण शक्ति पाई जाती है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इन सभी की भस्म बनाकर औषधि के रूप में नागार्जुन ने प्रयोग किया था। विश्व में नागार्जुन की देन है। नाम आर्यभट्ट का आया। आर्यभट्ट भी गुप्त काल के ही एक विद्वान है। आर्यभट्ट ने शून्य की उल्लेख की, पाई का मान दिया। आर्यभट्ट ने सिद्ध किया था, वैज्ञानिक आधार दिया था कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्यों होते हैं। आर्यभट्ट ने ग्रंथ लिखा था आर्यभट्टियम व सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट के ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत व आर्यभट्ट। भारत का जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित बेकानूर अंतरिक्ष स्टेशन कजाकिस्तान रूस से जो किया गया था वो 19 अप्रैल 1975 को इंदिरा गांधी के समय किया गया था। तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट ही है। आर्यभट्ट भारत के एक महान विद्वान थे जो गुप्त वंश के थे। आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण है वो बेकानूर से किया गया था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह किसका? विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट, विश्व का फर्स्ट सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह जो है वो कौन सा है? बोलो, स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक प्रथम जो है वो विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है जो रूस या सोवियत संघ जिसे कहा जाता था, रूस या सोवियत संघ के द्वारा अक्टूबर 1957 ईस्वी में छोड़ा गया था। लेकिन एक प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा उपग्रह? संचार उपग्रह। भारत का प्रथम संचार उपग्रह जो है दोस्तों वो कौन सा है? एप्पल। कौन सा है? एप्पल को हमारे देश में फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था जो 1981 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम संचार कृत्रिम उपग्रह है एप्पल, 1981 में फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट रूस के द्वारा छोड़ा गया था जो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है, रूस या सोवियत संघ। कृष्णा नदी की बातें चल रही थी।
कृष्णा नदी का जो समाप्ति स्थान है, कृष्णा नदी का समाप्ति स्थान कौन सी नदी का? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का समाप्ति स्थान है दोस्तों, वो बोलो क्या है? कृष्णा नदी का समाप्ति स्थान है आंध्र प्रदेश में। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी। आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी विलीन हो जाती है। कृष्णा नदी की विशेषता हमने देखी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है वो महाबलेश्वर के पास महाराष्ट्र से होता है। कुल लंबाई लगभग 1401 किलोमीटर है। उप देखें इसकी विशेषता तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी दोस्तों। अपवा क्षेत्र महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सहायक नदियों में बोलो कौन सी हैं? तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा और मुसी। मुसी नदी के किनारे वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बसा हुआ है। नागा अर्जुन परियोजना या नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है। अलमाटी बांध कर्नाटक में कृष्णा नदी के किनारे है। सबसे मोस्ट है नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन के बारे में हमने देखा कि ये गुप्त वंश के एक विद्वान थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उपनाम है बौद्ध धर्म का सेनपोल। ये किस क्षेत्र से संबंधित विद्वान थे? ये एक आयुर्वेदाचार्य चिकित्सक थे। इन्होंने शून्यवाद सिद्धांत का खोज किया, लेकिन शून्य शब्द का उल्लेख या शून्य की खोज, जीरो की उल्लेख सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने की है। इन्हीं के नाम पर आर्यभट्ट की स्मृति में ही भारत के प्रथम सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा है। विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह बोलो कौन सा है? स्पुतनिक है, जो रूस देश ने छोड़ा। भारत का प्रथम संचार कृत्रिम उपग्रह है एप्पल है, जो 1981 में फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था। कृष्णा नदी का समाप्ति स्थान आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी, लेकिन नाम आया नागा अर्जुन। नागा अर्जुन भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना भी है, टाइगर प्रोजेक्ट। भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना नागा अर्जुन बाघ परियोजना ही है आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट है, वो बोर टाइगर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है। प्रथम बाघ परियोजना जो प्रथम नेशनल पार्क है हमारा जिम पार्क, वही है 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। बाघ परियोजना का प्रणेता कौन है, जनक कौन है, किसके प्रयासों से बाघ परियोजना की शुरुआत हुई? वो है दोस्तों कैलाश साकला, जो राजस्थान के जोधपुर जिले से रिलेटिव है। टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना वन्य जीव क्षेत्र में हम पढ़ते हैं। अब अगली नदियों में बात करते हैं तो तीसरी नदी जो मुख्य रूप से पश्चिमी तट से निकलकर पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होती है, उन नदियों में अगली नदी दोस्तों बोलो कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी की क्या विशेषता है? कहां से निकलकर कहां पर कावेरी नदी समाप्त होती है? अगली नदी कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी की डिटेल्स यदि हम देखें तो अगली नदी है कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी का अपवा क्षेत्र लगभग वही है जो गोदावरी और कृष्णा का था। यहां से हम देखते हैं ये कर्नाटक राज्य है हमारा। कर्नाटक में ताल कावेरी के पास ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। यहां से निकलकर कावेरी नदी केरल राज्य में जाती है। केरल के बाद कावेरी नदी तमिलनाडु में जाकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो सबसे पहले कावेरी नदी का क्या है दोस्तों? उद्गम स्थान बताइए। कावेरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? कर्नाटक। कौन से राज्य में? कर्नाटक। कर्नाटक में ताल कावेरी के पास, किसके पास? ताल कावेरी के पास
ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में तालकावेरी के पास ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम स्थल। कावेरी नदी की कुल लंबाई लगभग में है 800 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बोलो? 800 किलोमीटर। कावेरी नदी की लगभग लंबाई 800 किलोमीटर है। कर्नाटक के तालकावेरी के पास ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी का उपनाम याद रखना दोस्तों, कावेरी नदी का उपनाम है दक्षिणी भारत की गंगा। कौन से भारत की गंगा? दक्षिणी भारत की गंगा। जबकि आपने देखा दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण की गंगा। बोलो, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी। दक्षिण की गंगा है गोदावरी नदी, लेकिन दोस्तों दक्षिणी भारत की नदी है कौन सी नदी? कावेरी नदी। ये दो उपनाम लगभग कंफ्यूज वाले हैं। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिणी भारत की गंगा बोलो कावेरी। कावेरी नदी का दोस्तों अपवा क्षेत्र है। कहां से बहती है ये? तो इसका फर्स्ट राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद कावेरी जाती है केरल। केरल के बाद कावेरी का अपवा क्षेत्र है तमिलनाडु। कितने राज्य हुए बताइए? कावेरी का अपवा क्षेत्र में कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में अगला राज्य बोलो कौन सा है? केरल। केरल के बाद में अगला राज्य बोलो तमिलनाडु। इन 3 राज्यों से कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी की सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियां। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं काबिनी, भवानी। क्या है? काबिनी, भवानी, हिमावती, हिमावती और अगली है अमरावती, अमरावती। कावेरी नदी की सहायक नदियां काबिनी, भवानी, हिमावती, अमरावती। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है कौन सा? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम शहर कर्नाटक का है दोस्तों। किस नदी के किनारे है बोलो? कावेरी नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम शहर कावेरी नदी के किनारे कर्नाटक में बसा हुआ है। आगे दोस्तों कावेरी नदी की विशेषताएं यदि देखा जाए तो कावेरी नदी के ऊपर जलप्रपात, जलप्रपात जैसे नर्मदा के आए थे, यमुना जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, ऐसे ही कावेरी नदी पर एक जलप्रपात है शिव समुद्र जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? शिव समुद्र जलप्रपात। शिव समुद्र जलप्रपात है, ये कावेरी नदी पर है दोस्तों। लेकिन शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ पे है? शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक में है। शिव समुद्र जलप्रपात बोलो कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। भारत में प्रथम जल विद्युत का उत्पादन, अर्थात सर्वप्रथम जल विद्युत, किसका? जल विद्युत का उत्पादन है दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत का उत्पादन 1903 ईस्वी में। कब? 1903 ईस्वी में शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर ही हुआ था। शिव समुद्र जलप्रपात, शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर ही भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत का उत्पादन हुआ था। लेकिन दोस्तों भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, प्रथम जल विद्युत परियोजना, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, ये लगभग 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में लगाई गई थी दोस्तों। दार्जिलिंग में,
भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में स्थापित की गई थी, लेकिन वहां सर्वप्रथम जल विद्युत का उत्पादन नहीं हुआ। भारत में प्रथम जल विद्युत का उत्पादन 1903 ईस्वी में शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर हुआ। लेकिन भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना 1997 ईस्वी में दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में स्थापित हुई। कावेरी नदी पर अगला प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? मैटूर जलप्रपात। बोलो कौन सा जलप्रपात? मैटूर जलप्रपात। मैटूर जलप्रपात है, ये कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। बोलो मैटूर जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु में। मैटूर जलप्रपात कौन सी नदी पर है? बोलो कावेरी नदी पर है। एग्जाम लाइन कावेरी नदी पर जो दो जलप्रपात हैं, एक है शिव समुद्र जो कर्नाटक में है, दूसरा है मैटूर जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? मैटूर जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। अब दोस्तों कावेरी नदी का समाप्ति स्थान तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी। समाप्ति स्थान बोलो क्या है? तमिलनाडु, और तमिलनाडु में है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जाकर तमिलनाडु राज्य के तट पर कावेरी नदी समाप्त हो जाती है। ये कावेरी की मूल एग्जाम लाइन पॉइंट थी। अब दोस्तों देखिएगा, कावेरी नदी के मुख्य रूप से अपवाहित क्षेत्र में 3 राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कौन कौन से? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अब कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के साथ भारत के वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2019 के बाद, उससे पहले 9 थे। उससे प्रारंभ में जम्मू कश्मीर बनने से पहले अलग अलग, लद्दाख जम्मू कश्मीर बनने से पहले 7 थे। अब बात करते हैं हमारे 8 वर्तमान केंद्र शासित प्रदेशों में। यहाँ तमिलनाडु के तट पर, बंगाल की खाड़ी के तट पर एक केंद्र शासित प्रदेश है। बोलो कौन सा? चेन्नई। वैसे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ध्यान देना, पांडिचेरी। कौन सा है? पांडिचेरी। पांडिचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी है। पांडिचेरी मूल रूप से केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु राज्य में है। कावेरी नदी पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में अपवाद क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन जल का प्रयोग होता है। अब दोस्तों पांडिचेरी नाम के 3 शहर हैं इंडिया में, लेकिन मूल रूप से केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी तमिलनाडु में है। याद रखेंगे, क्वेश्चन होता है पांडिचेरी कहाँ स्थित है। 4 राज्य के ऑप्शन में तमिलनाडु सही होगा। तमिलनाडु से ऊपर पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है राज्य। आंध्र प्रदेश में भी एक पांडिचेरी है जिसका नाम है यनम। यनम पांडिचेरी जो है, कौन सी पांडिचेरी? यनम। यनम पांडिचेरी आंध्र प्रदेश में है। इधर तमिलनाडु से इधर पश्चिमी तट पर देखें तो यहाँ केरल राज्य है। केरल, केरल का एक जिला है माहे, और माहे भी पांडिचेरी है। माहे भी बोलो क्या है? पांडिचेरी। लेकिन माहे पांडिचेरी कौन से राज्य में है? केरल। 3 पांडिचेरी शहर हुए। मूल रूप से केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी तमिलनाडु, यनम पांडिचेरी आंध्र प्रदेश, माहे पांडिचेरी केरल में है। अब केंद्र शासित प्रदेश जो मूल रूप से पांडिचेरी है वो तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी के पास है। कावेरी नदी तमिलनाडु में पांडिचेरी तो नहीं जाती, लेकिन जल का उपयोग जरूर होता है। नदियों का जल विवाद इंटरनेशनल भी हो सकता है, तो अंतरराज्य भी हो सकता है। अब कावेरी जल विवाद की बात करते हैं दोस्तों। कावेरी जल विवाद, जैसे गंगा जल विवाद भारत बांग्लादेश के मध्य था,
सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य था। ये इंटरनेशनल जल विवाद थे नदियों के। लेकिन इंटरनेशनल स्टेट जल विवाद जो है, अंतरराज्यीय जल विवाद जो है दोस्तों, वो भारत में मूल रूप से कावेरी नदी का है। कावेरी नदी का जल विवाद किन किन राज्यों में रहा है, ये क्वेश्चन कई बार बना है। जो अक्वा क्षेत्र होंगे उन्हीं का होगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। राज्य 3 है, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, पांडिचेरी। कावेरी जल विवाद बोलो कौन कौन से राज्यों में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु व केंद्र शासित प्रदेश की बात यदि हो ऑप्शन में तो पांडिचेरी। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु व पांडिचेरी के मध्य रहा है। कई बार कोर्ट का फैसला इसका आया है, लेकिन कावेरी जल विवाद का अंतिम फैसला, किसका फैसला? कावेरी जल विवाद का अंतिम फैसला। कावेरी जल विवाद का अंतिम फैसला दोस्तों 16 फरवरी 2018 को। कावेरी जल विवाद का अंतिम फैसला 16 फरवरी 2018 ईस्वी को हुआ। लेकिन आपको याद रखना है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य? कावेरी जल विवाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश भी यदि ऑप्शन है तो पांडिचेरी। ये कावेरी नदी का मूल रूप से वर्णन था। एक बार देखिएगा, कावेरी नदी का अफवा क्षेत्र कर्नाटक में ताल कावेरी के पास बोलो क्या है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। उसके बाद में देखते हैं कावेरी की लगभग कुल लंबाई बोलो कितना है? कितना है दोस्तों? 800 किलोमीटर। कावेरी नदी का उपनाम है बोलो क्या? दक्षिणी भारत की गंगा। कौन से भारत की गंगा? दक्षिणी भारत की गंगा। लेकिन दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं बोलो? गोदावरी। दक्षिण की गंगा गोदावरी। कावेरी का अफवा क्षेत्र में बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। मूल रूप से कावेरी की सहायक नदियों में यदि हम देखें तो बोलो कौन सी है? कावेरी, भवानी, हेमावती और अमरावती। ये मूल रूप से नदियां किसकी सहायक हैं? कावेरी की। श्रीरंगपट्टनम शहर कर्नाटक का है जो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक में है कावेरी नदी पर। उसके बाद में मैटूर जलप्रपात तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत का उत्पादन 1903 ईस्वी में शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक में हुआ। लेकिन भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, ये 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में लगी। लेकिन सर्वप्रथम जल विद्युत का उत्पादन हो गया शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक कावेरी नदी। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं कि कावेरी नदी का जल विवाद, कावेरी नदी का जल विवाद अप्रवाहित राज्यों में है, साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी है। तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी में है, जिसका अंतिम फैसला फरवरी 2018 में हुआ। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश मूल रूप से तमिलनाडु राज्य में है, लेकिन 3 पांडिचेरी शहर हैं। यनम पांडिचेरी आंध्र प्रदेश, माहे पांडिचेरी बोलो कहाँ पे? केरल। ओके दोस्तों, आज की क्लास के लिए थैंक यू।